नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और चाय पे समीक्षा कार्यक्रम तो है ही, और हमने कई मौके ऐसे आए हैं जब चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया है, आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, शराब घोटाले का जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसी थी उसका जिक्र किया है। जी, केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी को कौन संभालेगा उसका जिक्र किया है। जी। लेकिन क्या आपको भी ऐसा था कि कभी इस मामले में, जितना इस मामले को उठाया गया था, जी, जितने सवाल किए गए थे, जी, कोर्ट ने भी कई सवाल किए थे जी, और कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी उसके बाद कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि ये मामला इतना आसान है और अरविंद केजरीवाल इससे बाहर इतनी जल्दी निकल पाएंगे। जी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जी, कल जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनके जी, सही साथियों को बरी कर दिया, क्या जी। कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने बरी किया है तो जज साहब का आपका उनका जो वर्डिक्ट है आप उसको देखेंगे तो हम्म। उसमें उन्होंने कहा कि उस चार्जशीट में दम नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर सीबीआई पर सवाल उठता है कि जब उसने ऐसा हाई प्रोफ़ाइल मामला जब उसके हाथ में था, तो चार्जशीट जब चार्ज इतने गंभीर लगाए गए थे तो चार्जशीट में क्यों कमी छोड़ी गई थी जिसके आधार पर वो बरी हो गए। और जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या उनकी टीम जो इसको एक जीत के तौर पर देख रही है, हम्म। ठीक है कि वो आपको अदालत ने बरी कर दिया है, निचली अदालत ने। आप कानूनन आप आरोप मुक्त हो गए हैं। लेकिन आरोप हटे नहीं हैं आपके ऊपर से, ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि सीबीआई ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब आपको ज़रा निचली अदालत और ऊपरी अदालत में क्या हुआ ज़रा इस पर भी गौर करना चाहिए। निचली अदालत ने कहा कि केस नहीं बनता, डिसमिस और आप बरी हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि जब आपने कहा जैसा कहा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में हमने तमाम समय पर चर्चा की है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, तब उनको भी कई अवसर ऐसे आए जब सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी थी क्योंकि जाँच एजेंसी ने कुछ तथ्य सामने रखे थे। फटकार लगाई हुई व थी कोर्ट जी, ने। बिल्कुल। तो ज़मानत नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि वो सीएम कार्यालय नहीं जा सकते, वो साइन नहीं कर सकते, तमाम तरह की उनके ऊपर बंदिशें थी। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किसी बिना कोई आधार की ये सब बंदिशें लगा दी थी? उन्होंने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो उनको प्रथम दृष्टया समझ आया होगा कि हाँ, हम्म। शराब नीति में कुछ घोटाला था या कुछ इसमें पूरी दाल काली नहीं तो कम से कम दाल में तो कुछ काला था, तभी तो इतनी रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है हमेशा और अगर उसने कुछ बंदिश लगाई है तो ज़रूर वाक़ई केस में दम होगा। वो केस में दम क्यों निचली अदालत में नज़र नहीं आया? क्यों क्या जानबूझकर खामियाँ रखी गई थी चार्जशीट में या अनजाने में ऐसा हुआ? ये तो सब अब सामने आएगा जब हाई कोर्ट में जब बहस शुरू होगी, हाई कोर्ट जब इस मुद्दे का संज्ञान लेगा, जब वहाँ पर मामले की सुनवाई होगी। लेकिन एक चीज़ तय है कि जिस तरीके से आप खुद को क्लीन चिट मिल गई ऐसा कह रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये जो मामला है अब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है केस अदालत ने हमको बरी कर दिया है कि भई हमारे पर केस नहीं बनता तो हम इससे बरी हो गए। हम्म। ये तो चलिए एक मामला था। क्या उसमें चलो चार्जशीट में कमज़ोरी रह गई तो वो मामला डिसमिस हो गया। लेकिन क्या उसको भी झुठला सकते हैं आप कि शीश महल आपने बनाया था? वो शीश महल में जो टॉयलेट्स थे वो कैसे विदेशों से आए थे, कितने करोड़ों के थे, जो शावर थे वो कितने करोड़ों के थे, जो टॉयलेट सीट थी वो कितने करोड़ों की थी, आपका जो फर्नीचर था वो कितने करोड़ों का था, वो आपका जो कारपेट था वो कितने करोड़ों का था। क्या ये तो कोई छुपा नहीं है ना, ये तो सबके सामने दुनिया ने वो वीडियोज़ भी देख लिए हैं किस तरीके से शीश महल बनाया गया था उस व्यक्ति के द्वारा जिसने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, अपने बच्चों की कसम तक खाई थी। तो ये तो प्रत्यक्ष है, वहाँ तो किसी चार्जशीट की ज़रूरत ही नहीं है और उसी शीश महल को देखते हुए जनता ने सज़ा दी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को सत्ता से बाहर कर दिया। हम्म। और ये अब जो भी कानूनी स्तर पर जो चूक हुई है, जो चार्जशीट दायर करते समय, उसको मेरे को लगता है कि शायद अब सुधारा जाएगा और आगे हम देखेंगे कि ये जो शराब नीति में घोटाले का जो बात कही गई थी, उसमें ज़रूर न्याय सामने आएगा।
और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब आप देखिए ना कि जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है, उसने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग निर्माण में घोटाला हुआ है, तमाम तरह के और घोटालों के आरोप लगाए गए हैं। अब चलिए आपने ये सब कह दिया कि ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब तो सब राजनीतिक आरोप हैं, वो दिल्ली की तो बीजेपी की सरकार है, वो तो राजनीतिक आरोप लगाएगी। सीएजी ने क्या कहा? विधानसभा में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सीएजी में क्या अनियमितताएँ, वित्तीय अनियमितताएँ की बात सामने आई कि नहीं आई? सीएजी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? सीएजी तो जो आपने सामने जो तथ्य हैं, उनको ही सामने रखता है। आपने सीएजी की रिपोर्ट को लटकाया, विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होने दिया चुनाव के चलते। जब वो विधानसभा में प्रस्तुत हुई, तो सब कुछ काला चिट्ठा सामने आ गया। एक जगह चार्जशीट में कमी रह गई, तो आप उसको क्लीन चिट बताकर आप उछल नहीं सकते, क्योंकि जो चीजें हैं वो आपके खिलाफ हैं। सवाल ये भी है ना कि चार्जशीट में कमी रह गई जी या रखी गई? देखिए, अब तो ये जो सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो ऑफिसर थे, ये तो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि तथ्य, कागजात, सबूत सब उन्होंने देखे हैं। और ऐसे ये लेकिन यहाँ पर एक सवाल तो उठता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में भी अगर इस तरीके की कह सकते हैं कि जब अपने काम के प्रति समर्पण नहीं दिखाया जाएगा, जब ऐसा हाई प्रोफाइल केस है, तो अगर आपसे कोई चूक हो रही है, तो ऐसी चूक करने वाले अधिकारी को तो पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, और उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए कि भाई इतना हाई प्रोफाइल मामला। और ऐसे में क्या है, देखिए सवाल किस पर उठा है? सीबीआई पर। सवाल सीबीआई पर उठा है। उनको बोल दिया गया आप तोता हैं, आप उसको तोता बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि भाई आपका राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है। तो अपनी छवि सही रखने के क्यों एनआईए, जब आप देखिए ना एनआईए की जो कोई केस दायर करती है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 99% मामलों में सजा दिलाती है, वो छूटता नहीं है कोई भी, क्योंकि आरोप चार्जशीट में दम होता है, सब आरोप तथ्य सब प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सीबीआई ऐसा क्यों नहीं कर पाती? यहाँ पे कार्यप्रणाली पर सवाल है सीबीआई की, साख बचानी होगी सीबीआई को। तो ये बात सीबीआई की भी है, बात अरविंद केजरीवाल की भी है। ये ठीक है कि उनको अब एक बड़ी राहत मिल गई है, तो वो अब एक दिल्ली में शायद बड़ी रैली करके देश भर से लोगों को जुटाएँगे और एक बड़ा अपने आप को कट्टर ईमानदार फिर से प्रस्तुत करेंगे। और ये देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिली है निचली अदालत से, इसको इससे सबसे ज़्यादा जो झटका है वो कांग्रेस को लगा है। अब आप देखिए कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है, पंजाब में जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होना है। वहाँ पर कांग्रेस सत्ता की प्रबल दावेदार है, आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रही है। अब ये दिखाएंगे वहाँ पर आम आदमी पार्टी वाले, और आपको पता है कि नौटंकी करने में माहिर हैं। वर्डिक्ट आते के साथ ही जैसे अरविंद केजरीवाल रोए थे, अब वो ऐसा ही वो रोना धोना है पंजाब में मचाएंगे वो। और वहाँ पर वो भावनाओं के आधार पर वोट, क्योंकि वादे तो उन्होंने पूरे किए नहीं हैं। किस महिला को वहाँ पर उन्होंने पैसे अब तक दे दिए हैं जो उन्होंने योजना घोषित की थी महिलाओं को मासिक रुपए देने की, और जो उन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था, तमाम तरह के वादे किए थे। पंजाब के लोगों से पूछिए कि कितने त्रस्त हैं वो लोग, उनसे आप पूछिए जाके कि क्या कौन से वादे पूरे हो गए हैं। घोषणाएं तो बहुत सारी की गई थी, लेकिन धरातल पर क्या उतरा ये पंजाब के लोग ही बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो पॉलिटिकल नौटंकियां चलेंगी वहाँ पर, और कांग्रेस के जो आसार थे उसको कहीं ना कहीं धूमिल होने का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये अब बताना चाहेगी, वहाँ बताएगी भी कि भाई हम तो राजनीतिक बदले का शिकार हो गए थे, हमको यहाँ भी मौका दीजिए। देखिए हमने वहाँ भी ईमानदारी की, हम तो यहाँ भी ईमानदारी से शासन चला रहे हैं, हमारे को एक मौका और दीजिए। कांग्रेस के लिए ये एक बड़े झटके की तरह है, क्योंकि उसने जो आरोप वहाँ की सरकार की तरफ लगाए थे, या आम आदमी पार्टी पर लगाए थे, या अरविंद केजरीवाल पर जो लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल रिमोट से सरकार चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आरोपों की थोड़ी सी हवा निकलेगी इस क्लीन चिट के बाद। दूसरा एक चीज और है कि राहुल गांधी के लिए सीधा खतरा है। अब आप देखिए कि हाल के समय में हम देखें राहुल गांधी के आरोपों को, अभी संसद का बजट सत्र हमने देखा, और उसके अलावा भी राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक करते हैं, सुर्खियों में रहते हैं राहुल गांधी और उनके आरोप। और जिस तरीके से वो आपने देखा था कि इससे पहले उन्होंने तमाम मुद्दे सदन में उठाए थे, एक पुराने एक एक्स आर्मी चीफ के अप्रकाशित पुस्तक को लेकर, उसके बाद फिर ट्रेड डील को ट्रैप डील बताकर, इस तरह की कई सारी चीज़ें उठाई थी। तो वो लगातार सुर्खियों में रहते थे, और हर जगह मोदी वर्सेस राहुल चल रहा था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी राष्ट्रीय राजनीति में फिर से वापसी कर रहे हैं, और वो वापसी कर रहे हैं तो उनको पता है कि मुझे कैसे लीड लेनी है। राहुल गांधी
की इमेज के मुकाबले और अरविंद केजरीवाल की अगर आप दोनों की इमेज को देखें तो अगर आप इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो ज़्यादातर स्वीकार्य लोग नेतृत्व केजरीवाल करेंगे को। अरविंद केजरीवाल को। दूसरा, मीडिया भी अरविंद केजरीवाल को ज़्यादा सुर्खियाँ देगा। जनता भी शायद अब राहुल और अरविंद केजरीवाल के बीच में मुकाबला हो तो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होगी। तो ये और एक बड़ी बात ये ना कि अरविंद केजरीवाल खुद डिसीजन लेते हैं। जी। राहुल गांधी खुद लेते हैं कि नहीं लेते हैं पता नहीं। जी, तो ये जो कांग्रेस को एक झटका देने के लिए जो अरविंद केजरीवाल की एक तरह से वापसी हो गई है, ये पॉलिटिकल वापसी, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इसलिए कांग्रेस बार-बार कह रही है कि वो आप देखिए कि एक तरफ वो पटाखे फोड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो निराशा जता रहे थे कि भैया ये तो बीजेपी और कांग्रेस का गेम है, उनको जानबूझकर रिहा किया गया ताकि अरे ये भी गुजरात और राजनीति दिलचस्प है ना, जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे उस दिन कांग्रेस सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। जी, बिल्कुल। और अब वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत राजनीतिक आरोप हैं, वो तो उन्होंने ही लगाए हैं। उन्होंने क्यों नहीं शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की, उन्होंने क्यों नहीं उन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लिया, जिनके खिलाफ वो कहते थे कि मेरे पास इनकी इतनी मोटी-मोटी फाइलें हैं। तो ये देखिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति अपनी अलग स्टाइल की है। वो ठीक है कि उस स्टाइल के बलबूते उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। आगे उनको सफलता मिलती है नहीं, अब ये आने वाले दिन बताएँगे, लेकिन अब कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में मोदी वर्सेस राहुल के बीच में अब ये त्रिकोण आ गया है अरविंद केजरीवाल, तो अब मामला थोड़ा-सा दिलचस्प हो गया है। मामला तमिलनाडु में भी दिलचस्प हो रहा है सर। जी। पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं ओपीएस वो तो शामिल हो गए जी, डीएमके में। जी, और डीएमके में इतना ही नहीं, कुछ और भी सहयोगी जो रह चुके हैं एनडीए के वो भी शामिल हो रहे हैं। जी, तो वहाँ की राजनीति क्या हो रही है? और दूसरी चीज़ ये भी है कि कांग्रेस और डीएमके में वो बात अभी तक नहीं बन पाई है, जिसकी संभावना बार-बार जताई जा रही है कि अरे ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। जी, लेकिन बात नहीं बन पा रही, कुछ खटपट आ ही जा रहा है। मनिकम टैगोर को आप सुनिए, वो लगातार जी। डीएमके पर हमलावर हैं। जी, देखिए जब जहाँ तक बात करते हैं हम ओपीएस की, ओ पनीरसेल्वम जयललिता के करीबी रहे, जयललिता ने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। उनके जाने के बाद जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदली, एआईएडीएमके में उनको किनारे किया गया, फिर पार्टी से बाहर कर दिया गया। वो एनडीए के साथ आए, एनडीए के साथ पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, एआईएडीएमके के साथ हुँ, एआईएडीएमके साथ नहीं था उस समय एनडीए के, लेकिन ओपीएस की जो पार्टी है, हुँ। उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, वो एनडीए के साथ थी, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। उनका उनका जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है ओपीएस का, अगर हम देखें वैसे वो एक साफ ईमानदार छवि के और पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नेताओं में गिने जाते थे। हुँ, अम्मा के प्रति उनका जो निष्ठा भाव है वो जगजाहिर है। हुँ, लेकिन जिस तरीके से जो एआईएडीएमके के प्रमुख हैं इस समय और पूर्व मुख्यमंत्री इडापड्डी पलानीसामी, हुँ। वो नहीं चाहते कि ओपीएस वापस आएँ। वो नहीं चाहते कि वो ओपीएस मेरे सामने भी दिख जाएँ। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि भैया और अमित शाह ने बात करी थी कि आप इनको भी शामिल करा लीजिए ओपीएस से अपनी क्यों, पार्टी में। शशिकला भी तो है। हाँ, कि आप इनको पार्टी में शामिल करा लीजिए, एडीएमके मजबूती हुँ, के साथ चुनाव में उतरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि आपको हमारी पार्टी में किसी के फैसलों में दखल कर देने की ज़रूरत नहीं है और हम अपने फैसले लेंगे और आप हमारी पार्टी के मसलों से दूर रहिए। बीजेपी को उन्होंने अपने मसलों से दूर रखा। उन्होंने कह दिया था कि इस व्यक्ति को हम पार्टी में एंट्री नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। अब उनके सामने विकल्प क्या थे? अब उनके सामने विकल्प ये थे और ना सिर्फ एंट्री देंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी अगर एनडीए के पार्टनर के तौर पर शामिल होती है, कि हम विधानसभा चुनाव साथ लड़ते हैं, तो हम फिर चले जाएँगे। एआईएडीएम के साथ छोड़ के चली जाएगी बीजेपी हुँ, का। तो अब बीजेपी ने भी, अब उनके पास भी विकल्प बचा था कि भाई जब सबसे बड़ा जो घटक है तमिलनाडु में एनडीए का, हुँ, एआईएडीएमके, वही ऐसी बात कर रहा है, तो हम क्या करें? एक व्यक्ति को कहाँ खपाने के लिए पूरे गठबंधन को के टूटने की नौबत आ रही थी वहाँ हुँ, पर। तो उनके सामने ये था, उन्होंने देख लिया कि मेरी ताकत क्या है और उनके पास देखिए वो अपनी सीट पहले जीत जाते थे क्योंकि वो एआईएडीएमके के उम्मीदवार होते थे। हुँ, उन्होंने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि वो अपनी लोकसभा सीट नहीं निकाल पाए। उनको ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट तक नहीं मिले और उनके पास, क्योंकि अब पार्टी नहीं है आपके पास, पार्टी से भी बाहर जा चुके हैं, तो आपके पास ना पैसा है, ना जनाधार है, तो आप करेंगे क्या? आपको एक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। इसलिए उनके सामने ये था कि डीएमके जॉइन करें, एक अच्छा विकल्प था उनके हुँ। सामने कि डीएमके जॉइन करें और वो अब सही जगह पहुँच गए हैं क्योंकि शायद हो सकता है कि उनको वहाँ पर टिकट मिल जाए, वो फिर से विधानसभा चुनाव जीत जाएँ, उनको विधानसभा अध्यक्ष का वादा किया गया है।
अब वो देखना होगा कि वादा पूरा होता है या नहीं। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको ये वादा किया गया है। लेकिन क्या डीएमके वापस सत्ता में आएगी तो खैर जनता ही तय करेगी, लेकिन उनको एक टिकट मिल जाएगा और वो अपना विधानसभा शायद पहुंचने में सफल हो जाए, ये बात वहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी चीज ये है कि अब जहां तक सवाल ये है कि जो आपने कहा कि डीएमके में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो हमेशा हर सत्तारूढ़ दल का एक प्रयास रहता है कि चुनाव के समय ऐसा माहौल दिखे कि हर कोई इस दल में शामिल हो रहा है और यही जीतने वाला है। बिल्कुल। तो ये हर जगह चलता है, तो ये वहां पे डीएमके भी यही काम कर रही है। दूसरा, कांग्रेस और उनकी जहां तक बात है, डीएमके की बात है, तो जरूर क्योंकि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा वहां बढ़ी है। कांग्रेस कह रही है कि हमको सीटें ज्यादा चाहिए। कांग्रेस मंत्रिमंडल में भी स्थान मांग रही है। डीएमके साफ मना कर रही है कि जितनी पिछली बार मिली थी उतनी सीटों पर लड़ना तो लड़िए, नहीं तो आप अपना रास्ता देख सकते हैं। एक कहानी ये भी है कि कांग्रेस इसलिए इस तरह की मांग कर रही है कि डीएमके खुद ही उसको बोल दे कि भैया नमस्ते, क्योंकि कांग्रेस का विचार है कि जो वहां पर टीवी के जो विजय है उसके साथ गठबंधन किया जाए। उसके साथ युवा हैं, उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। तो कांग्रेस चाह रही है कि जो सत्ता के प्रति नकारात्मक भाव है जनता में, तो क्योंकि अगर आप साथ रहेंगे तो वो उससे आपको भी जूझना पड़ेगा। अगर आप वहां से निकल लेते हैं और विजय के साथ कभी सारे पॉजिटिव वोट ही आने हैं, तो वहां पर अपनी कुछ साथ ले लिया जाएगा, स्थिति बनती है तो वापस लौट जाएंगे डीएमके के पास। तो कांग्रेस इसलिए भी इस तरीके की डिमांड कर रही है कि भाई पवन खेड़ा को आप राज्यसभा सीट दे दो, या हमारे को ज़्यादा सीट दे दो, या इस तरीके की मंत्रिमंडल में स्थान दे दो कि डीएमके खुद ही कह दे कि नमस्ते भैया आप चलिए। तो देखना होगा कि तमिलनाडु की राजनीति किस करवट बैठती आने वाले समय में, और हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे अनिकेत सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।